हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। के हालचाल? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। सर बहुत परेशान है ना सर। सर बहुत परेशान है सर। नहीं समझ आ रही है फिजिक्स की, क्या करें? तो मेरी जान अच्छे से समझ ले, मैंने तुझे पहले भी बोला है कि भाई साहब तू वन शॉट लगा। इतने प्यारे से मैंने वन शॉट पढ़ाए ना, और फिर इसके बाद ये पी वाई क्यू और सी वाई क्यू वाली सीरीज लगा, देखना तेरा अच्छे से हो जाएगा। मेरी जान समझ है इस चीज को कि मैंने कोई भी टॉपिक वन शॉट में नहीं छुड़वाया है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे इसमें लेके आ चुका हूं। तो तब भी तुझे दिक्कत हो रही है, तो मतलब तेरा मेंटल संतुलन, ये जो दिमाग है इसका संतुलन तो प्लीज प्लीज मेरी जान, प्लीज मेरी जान, कायदे से तमीज से, जैसे तूने रोजा भी रख रखा है, तुझे और कोई काम नहीं है, खाली पेट पड़ेगा, आए हाय 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 हाय, क्या पढ़ने का मजा आएगा। ठीक है सर। सर बड़ा सुना देते आप बीच में, सीधा सीधा बताओ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स के, सीधा सीधा देखें 2x पे तो जान दो। तो पहला सवाल इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन मैथमेटिकल फॉर्म। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? एक्चुअली में ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इससे पहले भी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे एक और टॉपिक पढ़ा था, बर्नौलीज थ्योरम वाला, वो भी लॉ ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। होता क्या है कि मान के चलो ये गैस है, ठीक है, ये गैस है, ये सेटल डाउन है, आपने कोई हीट दी तो इस गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। इस गैस की टेम्परेचर बढ़ने का मतलब हो गया इस गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ने के बाद जो एनर्जी होगी, तो फिर ये गैस ऐसे खिसकेगी ऊपर। मतलब पहले अगर पिस्टन यहां पे था, फिर ये पिस्टन ऐसे खिसके जाएगा ऊपर। मतलब जो कोई भी आप हीट एनर्जी दोगे, पहला काम इस गैस की क्या बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और दूसरा काम क्या होगा कि गैस का काम वर्क डन होगा। मतलब Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। Q इज हीट गिवन, U इज इंटरनल एनर्जी, W इज द वर्क डन। अगर आपने 100 जूल इधर दिया, तो इसमें से 50 जूल का इधर काम होगा और 50 जूल का इधर काम होगा। या अगर 80 जूल का ये बढ़ेगा तो 20 जूल का ये बढ़ेगा। मतलब इथे भी 100 होसी तो इथे भी 100 होसी। कहानी खत्म। उसके बाद है स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए तीन साइंटिस्ट थे, केल्विन, प्लैंक एंड क्लॉसिस। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। केल्विन ये बोलता है, केल्विन की स्टेटमेंट ये है कि भाई साहब कोई भी चीज है, जैसे ये कप है, ठीक है, इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, कप का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये कप आस्ता आस्ता अपनी हीट लूज करेगा, ये ऐसे लूज करेगा, लूज करेगा, लूज करेगा। तो इसका टेम्परेचर 100 से होगा 50, 50 से होगा 40, और 40 से होगा 30। 30 के बाद इसका टेम्परेचर नहीं, इससे हीट नहीं निकल सकती, जो मर्जी करो हीट नहीं निकलेगी बाहर। मतलब कोई भी चीज तब तक ठंडी होगी जब तक, मतलब कोई भी चीज ठंडी होगी, हीट लॉस करेगी तो ठंडी होगी, और कब तक ठंडी होती रहेगी, तब तक जब तक उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ मेल नहीं खाता। यू कैन नॉट कूल डाउन बिलो द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग। कि भाई साहब सराउंडिंग जितना ही आप ठंडा कर सकते हो। ठीक। उसके बाद प्लैंक्स की स्टेटमेंट, डू नॉट कंस्ट्रक्ट द इंजन इन विच 100% ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। मतलब आप लाइफ में कोई भी, जैसे मेरा स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर में एक इंजन है, इसमें अगर आप कोई एनर्जी देते हो, मान लो पेट्रोल दिया या कोई हीट एनर्जी देते हो, इनविच 100, ठीक है, कोई एनर्जी देते हो, तो इसमें से पेट्रोल जाया होगा तो काम होगा, मेरा पेट्रोल चलेगा, तो और कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ लॉस होता रहता है। वो नहीं, क्या वो ये बात कह रहा है भाई साहब, जो भी एनर्जी आप देते हो किसी इंजन में, उसमें कुछ ना कुछ लॉस होता है, कोई वर्क होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये लॉस ही ना हो कुछ ना। ठीक है, कोई भी, हर जगह ऐसा होता है, हर जगह ऐसा होता है। ठीक। जैसे उसके बाद है क्लॉस। क्लॉस की स्टेटमेंट क्या है, क्लॉसिस की स्टेटमेंट क्या है, डू नॉट ट्रांसफर द हीट फ्रॉम द कूल टू हॉट ऑब्जेक्ट। आपने देखा होगा ये कप है, इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस है। हमेशा 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 हीट ट्रांसफर होगी 100 टू 30। मतलब टेम्परेचर हाई से टेम्परेचर लो में हीट ट्रांसफर होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट जाए। ये इसकी स्टेटमेंट थी। अब क्या है, बोलता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। आपने वर्क डन निकालना है बाय अ गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। देख, ये गैस है,
ठीक है, ये आपने क्या रख रखी है, गैस रख रखी है, और ये गैस थोड़ी ऐसे ऊपर चली तो इसने कुछ ना कुछ काम किया होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ काम किया होगा, ऐसे ऊपर गई तो काम किया। ठीक है, जब काम किया, काम ऐसा किया कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल में क्या होगा, टेम्परेचर नहीं चेंज होता, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट आता है। मतलब जब गैस इतनी थी तब भी 20 डिग्री सेल्सियस था, इतनी हुई एक्सपैंड हुई तब भी 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। ये यूनिवर्सल है, ये दिमाग में होना चाहिए कि काम निकालने का फॉर्मूला आता है पी डेल्टा वी। छोटा काम निकालोगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, डेल्टा वी, डेल्टा वी। ये डेल्टा वी है, ये डी वी है। ठीक है, छोटा मतलब डी डब्ल्यू, और छोटा काम मतलब जब छोटा काम होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रेशर इनटू छोटी वॉल्यूम चेंज होती है। ठीक है, अच्छा अब आप ध्यान से देखो तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन। पी को इधर रखो, वी को डिवाइड कर दिया, तो पी की जगह आप ये फॉर्मूला इस पी को उठाओ और इस पी में डाल दो, पी को रिप्लेस कर दो। ठीक है, डी डब्ल्यू वैसे ही इज इक्वल टू पी की जगह क्या आ गया, एन आर टी डिवाइडेड बाई डी वी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर टी वी डिवाइडेड बाई डी वी। मैंने आपको बोला था अगर डिफ्रेंसिएशन और डिफ्रेंसिएशन इधर हो जाए तो इंटीग्रेशन लगती है, तो ये आ गई इंटीग्रेशन दोनों तरफ, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रेशन इस साइड भी इंटीग्रेशन। इसको इस छोटे डी डब्ल्यू को इंटीग्रेशन किया तो बड़ा वर्क आ गया, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, जब वॉल्यूम V1 से कितनी होगी, V2 पे चलेगी, मतलब वॉल्यूम बड़ी है, ऑब्वियस सी बात है, V1 से V2। और प्रेशर की जगह आपने क्या लिखा, एन आर टी डिवाइडेड बाई वी डी वी। अब मेरी जान अच्छे से समझना, ये जो एन आर टी है अंदर, इसको ले लिया आपने बाहर, तो वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी आ गया बाहर, इंटीग्रेशन वी से लेकर V2, अंदर सिर्फ क्या बचा, 1/v/dv। आपने 1/v/dv की इंटीग्रेशन करनी है, ये वैसे ही है जैसे 1/x को dx से इंटीग्रेशन करते हो तो नेचुरल लॉग x आता है। तो 1/v की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग v होगी, कहां से कहां तक, v से V2। एनआरटी वैसे ही लिखा हुआ है, और वर्क डन वैसे ही, एनआरटी वैसे ही। जो नेचुरल लॉग होता है उसको कैसे लिख सकते हैं, 2.3, जो नेचुरल लॉग होता है ना उसको ऐसे लिखते हैं 2.303 नॉर्मल लॉग, इसको ऐसे लिखा, और V1 से लेकर V2 तक। फिर क्या आप करोगे, वर्क डन वैसे लिखोगे, एनआरटी आपने पीछे लिख दिया, इसको उठा के आपने आगे लिख दिया, ये लॉग वैसे ही, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपने क्या किया, अपर लिमिट को माइनस किया लोअर लिमिट के साथ। ठीक है, लॉग एक बार V में V2 डाला, फिर माइनस एक बार लॉग V में V माइनस डाला। अब देखो लॉग, याद रखना, लॉग A माइनस लॉग B किसके बराबर होगा, लॉग A बाय B के बराबर होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 एनआरटी लॉग V2 अपॉन V। होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। अब बोलता है ब्रीफली डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देख फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, देख इधर रहना, ध्यान से समझना। ये बोलता है कि प्रोसेस एक ही तरफ चल रहा है, इधर आपने हीट दी, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, और यहाँ पे क्या हो गया, काम हो गया, बट द प्रोसेस कैन नॉट बी प्रोसीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब एक ही तरफ नहीं चल जा सकता। ये चीज दिमाग में रखना कि एक तरफ प्रोसेस नहीं चल सकता, उल्टे डायरेक्शन में भी प्रोसेस चल सकता है। इसने ये माना था कि एक ही डायरेक्शन में चल सकता है प्रोसेस, और इसने ये भी माना था कि जो हीट होती है वो ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, बट ऐसा भी हो सकता है, हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम कोल्ड टू हॉट। आपके रेफ्रिजरेटर में देखो, आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो ज्यादा गर्म होता है एज कंपेयर टू रेफ्रिजरेटर, बट रेफ्रिजरेटर क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट की हीट को निकालता है, तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा फिर क्या, स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड डिफाइन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। टेम्परेचर आपको ये बताता है कोई भी चीज कितनी ठंडी है या गर्म है। टेम्परेचर को नापने के लिए आपके पास डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, ये अलग अलग यूनिट्स हैं। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, ये बोलता है अगर आपके पास 3 कंपार्टमेंट हैं, कंपार्टमेंट ए, बी और सी, बोलता है टेम्परेचर ऑफ ए अगर सी के बराबर है, टेम्परेचर ऑफ ए सी के बराबर है, अगर ये भी 100 है तो ये भी 100 है, और टेम्परेचर ऑफ बी अगर सी के बराबर है, तो मतलब ये 100 हुआ तो ये भी कितना होगा, 100। तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से देखोगे तो कंपार्टमेंट ऑफ ए और बी दोनों क्या होंगे, बराबर। देख टी ए भी 100 के बराबर है, टी बी भी 100 के बराबर है, टी ए टी बी के बराबर होगा। अब स्टेट एंड एक्सप्लेन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा चुका हूं। इसके बाद है रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस वो वाला होता है जो वापस अपनी जगह पे आ जाए, द प्रोसेस विच रिवर्ट इटसेल्फ।
जैसे बर्फ से पानी बना, पानी से दोबारा बर्फ बन जाए। इरिवर्सिबल प्रोसेस, द प्रोसेस विच डू नॉट रिवर्ट इटसेल्फ। जैसे लक्कड़ से एक बार सज्जी बन गई, ऐश बन गई, तो ऐश से दोबारा लक्कड़ नहीं बन सकती। यहाँ पे मैंने थर्मोडायनामिक्स बहुत अच्छे से खत्म किया है। अब हमारे पास केवल और केवल दो चैप्टर रहते हैं। एक है हमारे पास एसएचएम और वेव्स। प्लीज जो मैंने बोला है उसको अच्छे से समझना, अच्छे से समझ। ठीक है मेरी जान, होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। जितना भी मैंने करवाया है, जो भी डाउट होगा प्लीज पूछो, प्लीज पूछो। ठीक है, ओके मेरी जान, लव यू ऑल।